दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 से 1226 तक रहा था। इसे ममलूक वंश भी कहा जाता है। ममलूक वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा था। भूमिका तुर्कों आक्रमण के पश्चात भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत अलग अलग शासकों के शासनभार संभाला और इस काल में सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, जिसने ममलूक वंश की नींव रखी। आरंभ में इसे दास वंश भी कहा जाता था, किंतु दास वंश के नाम पर कई इतिहासविदों को आपत्ति व्यक्त की। इसका अंतर्निहित कारण दास और ममलूक शब्दों को सटीक निर्धारित की वजह था। दरअसल ममलूक और दास की पारिभाषिक तौर पर एक अंतर था। दास शब्द का अभिप्राय जन्मजात दास माना जाता है, जबकि ममलूक शब्द अभिप्राय स्वतंत्र माता पिता की संतान था। अंततः अबीबुल्लाह द्वारा प्रस्तावित ममलूक वंश की सर्वाधिक मान हुआ। कुछ इतिहासकारों ने इस वंश के इलवरी वंश की संज्ञा दी है, किंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि सभी शासक इलवरी वंश से संबंधित नहीं थे। मसलन कुतुबुद्दीन ऐबक इलवरी तुर्की नहीं था, अतः इस वंश को इलवरी वंश की संज्ञा देना भी अनुचित होगा। वस्तुतः 1206 से 1290 तक भारत पर शासन करने वाला शासकों को आमतौर पर ममलूक नाम से जाना जाता है। इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। मुहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक को सिंध और मुल्तान छोड़कर मुहम्मद गौरी द्वारा विजित उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, कोलएनी, अलीगढ़, कन्नौज, बनारस, बिहार और लखनऊ के क्षेत्र आदि प्राप्त हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकार युद्ध की चुनौतियों का सामना अपनी कुशल और वैवाहिक नीति से किया। उसने मुहम्मद गौरी को एक अन्य विश्वस्त अधिकारी तजुद्दीन और यल्दौज की पुत्री से विवाह किया और उसने अपनी बहन का विवाह नसीर-उद-दीन कुबाचा के साथ किया, जो सिंध के प्रभावी अधिकारी था। उसने अपनी पुत्री का विवाह तुर्कदास अधिकारी इल्तुतमिश से किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की मृत्यु के बाद शासन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उसने ना तो अपने नाम से सिक्के चलवाए और ना ही खुतबा पढ़वाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपाह सलार की उपाधियों से शासन आरंभ किया और सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर के शासन का संचालन किया और लाहौर की राजधानी बनाई। 1210 ईस्वी में लाहौर के चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आरामा शाह लगभग 1 साल के लिए राजगद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक के व्यक्तिगत मूल्यांकन। कुतुबुद्दीन ऐबक एक योद्धा और सेनापति था। अचूक तीरंदाज और साहसी तथा प्रभावशाली व्यक्ति था। एक गुलाम की अवस्था से उठकर सुल्तान के पद तक पहुंचना उसकी योग्यता तथा प्रतिभा को परिचय देता था। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक धन राज में सुदृढ़ीकरण से यल्दौज तथा कुबाचा की प्राप्ति उनकी नीति, राजनीतिक और कुशलता का प्रमाण है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार शासक था, अतः उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला कहा गया। सैन्य योग्यता के साथ साथ वह साहित्य और कला प्रेमी भी था। उसने 2 मस्जिद, कुव्वात उल इस्लाम मेहरैली दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्माण करवाया। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी।
जिसे बाद में इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया। आराम शाह इसने 1210 में गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद सैनिक वर्ग में असंतोष, साधारण जनता में अशांति और उपद्रव रोकने के लिए लाहौर के सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठाया। हालांकि आराम शाह के ऐबक का पुत्र होने का संबंध में विवाद है। दुर्भाग्यवश आराम शाह एक कमजोर और अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, अतः दिल्ली के लोगों ने उसे अपना शासक स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आराम शाह को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से बदायूं की प्रांताध्यक्ष इल्तुतमिश को एक निमंत्रण पत्र भेजा गया। इल्तुतमिश ने निमंत्रण पत्र स्वीकार किया और दिल्ली के निकट डंड नामक स्थान पर आराम शाह को परास्त किया और आराम शाह के 8 माह के शासन के बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली पर सत्ता में अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश इसका शासनकाल 1206 से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार यानी गवर्नर था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐबक और आराम शाह ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली की राजधानी बनाया। इसे गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश के आरंभिक कठिनाइयाँ और उसकी सफलता। दिल्ली का सुल्तान बनने ही इल्तुतमिश की अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय राजपूत विद्रोह कर रहे थे। कुबाचा ने अपनी शक्ति बढ़ाकर कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया, जैसे जालौर, रणथंभौर, ग्वालियर तथा दोआब तुर्कों के हाथों से निकल चुकी थी। दिल्ली पर मंगोलों को आक्रमण का भय था, अतः इस समस्याओं को दूर करने की दिशा में इल्तुतमिश ने कई कठोर कदम उठाए, जो कि निम्न हैं। जैसे दिल्ली के अमीरों का दमन। दिल्ली के अमीर इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था, अतः इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली को षड्यंत्रकारी अमीरों का दमन किया और सैनिक जागीरदारों को अपने कब्जे में कर लिया। यलदौज का दमन। यलदौज इल्तुतमिश का मुख्य प्रतिद्वंदी था। ख्वारिज्म के शाह के समय वह भागकर लाहौर आ चुका था। इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म को शाह को आक्रमण से बचाने के लिए यलदौज के विरुद्ध 1215 में तराइन के मैदान में युद्ध कर उसे बंदी बना लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। यलदौज की पराजय के साथ ही दिल्ली सल्तनत का संपर्क गजनी से हमेशा के लिए समाप्त हो गया। बंगाल में विद्रोहियों का दमन। बंगाल में गयासुद्दीन आजम खिलजी ने इल्तुतमिश को अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जो इल्तुतमिश को नागवार यानी गुजरा सन 1225 में उसने बंगाल पर आक्रमण के लिए सेना भेजी। गयासुद्दीन इल्तुतमिश की सेना का सामना नहीं कर सका और उसे अधीनता स्वीकार कर ली। कुबाचा का दमन। यलदौज के दमन के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा की ओर ध्यान दिया। मंगोलों ने आक्रमण से भयभीत होकर शाह की उत्तराधिकारी भागकर पंजाब आया। उसने सिंधु, दोआब और मुल्तान के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया, जिसने कुबाचा की शक्ति छीन ली गई। इस स्थिति में लाभ उठाकर इल्तुतमिश ने कुबाचा पर 2 दिशाएं लाहौर और उच्छ यानी आक्रमण कर दिया। आतंकित होकर कुबाचा भागते समय सिंधु नदी में डूबकर मर गया। परिणामतः उसके राज पर इल्तुतमिश ने अधिकार कर लिया। चालीसा अमीरों के दल का गठन। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीरों तथा गुलामों को दल को संगठित किया, जिसे तुर्क-ए-चिहलगानी या 40 दल कहा जाता था। इसमें योग्य और विश्वसनीय और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इस दल को उसने राजसभा का एक अंग बना लिया था।
खलीफा का प्रमाण पत्र। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने एक घोषणा पत्र विशिष्ट अधिकार पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की और एक लिखआत समान सूचक वस्त्र भिजवाई, जिसमें उसकी शक्ति बढ़ गई और सही मायने में इल्तुतमिश इस्लामिक जनता का शासक बन गया। इल्तुतमिश खलीफा के अधिकार पत्र पर दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। इल्तुतमिश के व्यक्तित्व और कार्यों का मूल्यांकन। सफल कूटनीतिज्ञ। इल्तुतमिश विजेता ही नहीं वरन सफल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने अपने शत्रुओं को अपने दूरदर्शिता तथा कूटनीति द्वारा पराजित किया था। योग प्रशासक। इल्तुतमिश का अधिकांश समय युद्ध में व्यतीत करते थे, फिर भी उसने प्रशासन की ओर समुचित ध्यान दिया। के ए निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली को एक संगठित रूप और स्थायित्व प्रदान किया। वह पहला तुर्क मुसलमान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए और सुल्तान युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का और टाका तांबे का जीतल उसी ने शुरू किया था। इल्तुतमिश को कला एवं साहित्य का लगाव था। कुतुबुद्दीन द्वारा भारत में कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का मत है कि भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से शुरू होता है। इल्तुतमिश के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज उस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकात-ए-नासरी की रचना की थी, जिससे आरंभिक मध्यकालीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 में होने के बाद 1265 में मध्य तक लगभग 30 वर्ष का था। इतिहास, संघर्ष और अधिकारों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को रहा। इन वर्षों में इल्तुतमिश 5 शासक सिंहासन पर बैठाए गए और बाद में पदच्युत करके मार डाले गए। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु उसकी मृत्यु के अगले दिन ही अमीरों ने उसके एक अत्यंत विलासी और अयोग्य पुत्र रनुउद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। रनुउद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में उसकी मां शाह तुर्कन, जो एक तुर्क दासी थी, का नियंत्रण था। फिरोज की मां क्रूर और अत्याचारी संरक्षिका थी। शाह तुर्कन ने इल्तुतमिश के परिवार के अन्य व्यक्तियों का दमन आरंभ करवा दिया, जिससे असंतोष फैला और विद्रोह शुरू हो गया। राज्य में फैली अराजकता को और विद्रोह का फायदा रजिया सुल्तान ने उठाया और उसने दिल्ली की जनता के सामने लाल वस्त्र पहनकर नन्यमांग जनता ने रजिया का समर्थन किया और तत्पश्चात रनुउद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया गया और रजिया दिल्ली के गद्दी पर सत्तासीन हुई। इस घटना का मुख्य विशेषता यह रही कि पहली बार उत्तराधिकार के मामले में जनसमूह ने निर्णय लिया था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक गद्दी पर बैठी। 1236 में सत्ता पर बैठने के बाद रजिया ने सर्वप्रथम अपने विद्रोहियों को दमन किया। रजिया पर्दा को त्यागकर पुरुषों की भांति कब्बा और कुब्बा यानी कोट और कुल्हा यानी टोपी पहनकर जनता के समक्ष आने लगी। इसने एकताओं और अकताओं में फेर बदलकर अपने हिसाब में नियुक्तियां की। एक अबिसिनियाई दास जलालउद्दीन याकूत को अपने अमीर ए अखूर यानी अश्वशाला का प्रमुख नियुक्त किया। इन नियुक्तियों से खफा उसके एक अमीर अल्तुनिया, जिसे रजिया से तबर हिंद यानी भटिंडा का इक्तादार नियुक्त किया गया।
उसने विद्रोह कर दिया, जिससे अमीर वर्ग में उसका साथ दिया। हालांकि बाद में रजिया ने अल्तुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए उसने शादी की। रजिया जब अमीर को विद्रोह का दमन करके राजधानी से बाहर निकाली, तब जलाल उद्दीन याकूत को तुर्क अमीरों ने मारकर राजधानी में मुइज़ुद्दीन बरामा शाह को गद्दी पर बैठा दिया। ऐसा माना जाता है कि जब रजिया अल्तुनिया के साथ राजधानी वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में षड्यंत्रकारों ने डाकुओं के द्वारा उनकी हत्या 1240 में कर दी जाती है। रजिया सुल्तान का मूल्यांकन। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 6 माह शासन किया। वह अत्यंत सफल शासिका थी, जिसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय बिगड़ी स्थिति को संभाला था। रजिया ने स्त्री होकर भी स्त्री होने का किसी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। वह योग शिक्षित, दयालु, कर्तव्य और परायण, साहसी और कुशल सैनिक योग सेनापति था। वह कौशल युक्त और कूटनीतिज्ञ भी थी। ऐसा माना जाता है कि रजिया के पतन उसका स्त्री होना उत्तराधिकारी था। मिनहाज लिखता है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए था। एलिफंटन के अनुसार यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत का महान शासकों में लिया जाता। रजिया के बाद शासक। 1240 में रजिया की मृत्यु के बाद मुइज़ुद्दीन बरामा शाह शासक बना। अमीरों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने 2 वर्ष बाद 1242 ईस्वी में उसकी भी हत्या करवा दी। मुइज़ुद्दीन बरामा शाह ने अपने कार्यकाल में एक नए पद नयाब अथवा नयाब-ए-मुमलिकात का सृजन किया, जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा। 1242 ईस्वी में बरामा शाह की हत्या के बाद अमीर ने अलाउद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। इसके काल में बलबन नामक एक अमीर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। उसने अन्य अमीरों की सहायता से 4 वर्ष बाद 1246 में मसूद शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश के पौत्र नसीर-उद-दीन महमूद को सुल्तान बनाया। नए सुल्तान नसीर-उद-दीन महमूद धर्मपरायण और सच्चरित्र था, परंतु वह नाम मात्र का शासक था। उसने शासन का कार्य नयाब-ए-मुमलिकात बलबन को सौंप दिया। वह स्वयं तुर्क अधिकारियों की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता था। बलबन भी तुर्कान-ए-चिहलगानी का सदस्य था। योग्यता के कारण नसीर-उद-दीन महमूद के शासनकाल में उसका राजनीतिक कद काफी बढ़ गया। नयाब के पद के साथ मुल्तान सुल्तान ने बलबन को उलगू खां की उपाधि प्रदान की। बलबन ने अपनी पुत्री के विवाह सुल्तान से करवाया। 1265 ईस्वी में सुल्तान नसीर-उद-दीन महमूद की मृत्यु तारिख-ए-मुबारक शाही के अनुसार उपरांत बलबन दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान बन गया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि वह स्वयं बलबन ने सुल्तान को जहर देकर उसकी हत्या कर दी और सुल्तान बन गया। गयासुद्दीन बलबन, जिसका कार्यकाल 1266 से 1286 तक रहा था। इसका आरंभिक जीवन। गयासुद्दीन बलबन इलवरी तुर्क था। बचपन में मंगोलों ने पकड़कर इसे गुलाम के रूप में बेच दिया था। बलबन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण उन्नति करता गया और सर्वप्रथम किसी विशेष पद हेतु इल्तुतमिश का चालीसा दल का सदस्य बनाने में असफल रहा। रजिया को अपदस्थ करने वाला षड्यंत्र में उसने भाग लिया और उसने नसीर-उद-दीन महमूद को गद्दी पर बैठने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस काल में वह काफी प्रभावशाली बन चुका था। नसीर-उद-दीन की
मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन की प्रारंभिक समस्याएं और उनका समाधान। ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि। इल्तुतमिश के निर्बल उत्तराधिकारी के कारण राज का वैभव छीन चुका था। चारों ओर अर्थव्यवस्था राज था। ताज का प्रतिष्ठा और लोगों का मन में भय स्थापित करने के लिए बलबन ने गद्दी पर बैठते ही साधारण लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। राजसभ के संबंध में उसे दैवीय अधिकारों पर बल दिया। उसने जिहाद यानी दंडवत और पवोस यानी कदम चूमना नियम लागू किया। उसने अपने दरबार को ईरानी तौर तरीके से सजाया था। चालीसा दल की समाप्ति। इल्तुतमिश के काल में निर्मित 40 अमीरों का दल बलबन के काल में आते आते निरंकुश, महत्वाकांक्षी एवं अत्यंत प्रभावशाली हो चुका था। वे सुल्तान के मार्ग में बाधा बन चुके थे। बलबन ने इसके प्रभाव में बढ़ी हुई शक्ति को कमजोर करने तथा सुल्तान को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से इनकी शक्ति कुचलने का कार्य किया। बलबन ने छोटे छोटे अपराध के लिए इन अमीरों को कठोर दंड दिए। इस प्रकार उसे कपटपूर्ण तथा बर्बर तरीके से चालीसा मंडल को समाप्त कर दिया और अपनी निरंकुशता स्थापित किया। विद्रोह का दमन। बलबन ने सर्वप्रथम विद्रोही मेवातियों के विरुद्ध प्रशिक्षित सेना भेजकर उसका कठोर पूर्वक दमन किया। सन 1279 ईस्वी में बंगाल में तुगरिल खां बेग ने विद्रोह खड़ा कर दिया और अपने नाम से सिक्के जारी किया। बलबन ने उसका दमन करने के लिए लगातार 2 बार सेनाएं भेजी, जिसमें असफलता मिली। इस असफलता के बाद तुगरिल के विरुद्ध अभियान में बलबन को 2 वर्ष लग गए, क्योंकि तुगरिल युद्ध करने से बच रहा था। तुगरिल इस उम्मीद से था कि बलबन थक कर दिल्ली लौट जाएगा, लेकिन कुछ बंजरों की सूची पर बलबन की सेना तुगरिल को दबोच लिया और उसकी हत्या कर दी गई। उलेमाओं को रणनीति में पृथक करना। बलबन ने पहले उलेमाओं को राजनीति में बड़ा महत्व था, लेकिन बलबन के सत्ता में आने के बाद उसने उनको दबावा और अनावश्यक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए उसने सलाह लेना बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगा दी गई। राजस्व का सिद्धांत। राजस्व के तात्पर्य उन सिद्धांत, नीतियों तथा कार्यों से था जिन्हें सुल्तान अपनी प्रभुसत्ता, अधिकारी एवं शक्ति को स्पष्ट करने के लिए अपनाता था। के निजामी के अनुसार बलबन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने राजस्व के विषय में विचार स्पष्ट रूप से रखे थे, जो कि निम्न हैं। जैसे दैवीय सिद्धांत का समर्थन। बलबन ने राजा की दैवीय अधिकार का समर्थन किया। बलबन ने जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि धारण किया था। बलबन ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि सुल्तान की शक्ति का आधार जनता तथा अमीर नहीं है। शाही वंशज होने के दावा। उसने स्वयं को फिरदौसी का शाहनामा वर्णित अफारसियाब वंशज का बताया था। कुलीनता और विशेष बल दिया था। बलबन का प्रसिद्ध कथन है कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो अत्यधिक क्रोध होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है। ईरानी आदर्शों पर परंपराओं का पालन। सुल्तान बलबन ने दरबारी वैभव की स्थापना को समस्त कार्यों को महत्वपूर्ण समझा था। उसने दरबार में ईरानी आदर्शों को स्थापित किया था। सीदा और पबोस की प्रथा शुरू किया था। उसने ईरानी त्योहार यानी नवरोज को मानना शुरू कर दिया था। सेना का संगठन। बलबन ने अपनी निरंकुशता कायम रखने के लिए सेना का संगठन की ओर ध्यान दिया।
बलबन ने पहले तुर्क सैनिक के सेवा के लिए बदले जागीर देने की प्रथा प्रचलित थी, जिस कारण अधिकांश भूमि बूढ़े सैनिक, विधवाओं तथा नाबालिगों को अधिकार में थी। बलबन ने इन लोगों को जीवित रहने पर इस भूमि का उनका अधिकार मान दिया। मृत्यु उपरांत ये भूमि राज की अधीनस्थ मानी गई। बलबन ने सैनिक की शक्ति में वृद्धि की और उसका वेतन बढ़ा दिया तथा सैनिक सेवा लायक नहीं रहे, उन्हें पेंशन देकर सेवा मुक्त कर दिया गया। बलबन ने दीवान-ए-अरीज नामक एक व्यवस्थित सैन्य विभाग का गठन किया और इमाद-उल-मुल्क की प्रथमता पद को सौंपा। गुप्तचर व्यवस्था का संगठन। बलबन के शासनकाल में व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए श्रेय गुप्तचर विभाग की स्थापना की। गुप्तचर विभाग का नाम वारिद-ए-मुमलिक था तथा गुप्तचर अधिकारी को वारिद कहा जाता था। गुप्तचरों द्वारा राज्य के महत्वपूर्ण समाचार सुल्तान के पास पहुंचाते थे। जो कि गुप्तचर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता था, उसे कठोर दंड दिया जाता था। गुप्तचरों को नगद वेतन मिलता था और सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होते थे। न्याय व्यवस्था। बलबन की न्याय व्यवस्था कठोर और गैर पक्षपूर्णता थी। अपराधियों का वह बर्बरतापूर्वक दंड देता था। सुल्तान प्रमुख अपराधों से संबंधित मामलों को न्याय स्वयं करता था। उसकी शासन व्यवस्था का आधार रक्त और लौ की नीति थी। उसके अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति को हत्या कर उनकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना लिया जाता था। बलबन की मृत्यु। बलबन की मृत्यु 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि शहजादा मुहम्मद यानी बलबन का पुत्र की मृत्यु का बलबन के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। बरनी के अनुसार बलबन की मृत्यु से दुखी हुई मालिकों को अपने वस्त्र फाड़ डाले और मुल्तान के शव के नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिन के उपवास किए थे। बलबन की मृत्यु के 3 वर्ष के अंदर बलबन द्वारा स्थापित व्यवस्थाएं सुल्तान की पद प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। बलबन का उत्तराधिकार। बलबन दिल्ली सल्तनत के निर्माता शासकों में से एक था। उसने सल्तनत के अस्तित्व प्रदान किया तथा आंतरिक प्रशंसा की व्यवस्था की, परंतु अपने उत्तराधिकारियों के लिए वह कुछ न कर सका। उसके जीवन काल में युवराज शहजादा मुहम्मद की मंगोलों से युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई। दूसरे पुत्र बुगारा खां की मुल्तान पद से उदासीनता के कारण उनकी मृत्यु के पूर्व उसने शहजादा मुहम्मद के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया। बलबन की मृत्यु के बाद उसके विश्वस्तों में से आदेश की अवहेलना करते हुए बुगारा खां ने अल्पवयस्क विलासी पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बना दिया गया। कैखुसरो की हत्या करवा दी गई और कुलीन अमीर और गैर अमीर वर्ग आपस में संघर्ष करने लगे। अंततः पक्षघात से शस्त्र कुवैत को एक समान तुर्क मालिक फिरोज खिलजी, बाद में सुल्तान जलाल-उल-दीन खिलजी ने यमुना में फेंकवा दिया और 3 महीने तक उसके पुत्र शमसुद्दीन कम्यूर्क का संरक्षण और जून 1290 में उसकी हत्या मलिक फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना। इस सत्ता परिवर्तन के साथ ही ममलूक या गुलाम वंश का अंत हो गया और दिल्ली सल्तनत पर समान कुल की खलीजाओं का शासन स्थापित हो गया।